नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास सीडीपी के प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट आपका निचोड़ रहने वाला है। पूरे सीडीपी बाल विकास का निचोड़ रहने वाला है। और इसके पहले ऑलरेडी 8 प्रैक्टिस पेपर सीडीपी के साथ ही साथ मैथ्स पेडागोजी के ईवीएस के प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिंक दे दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए ये 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर को आपके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उस लेवल को ध्यान में रखते हुए, आगामी एग्जाम में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन लेवलों को ध्यान में रखते हुए आपके महत्वपूर्ण ये 30 प्रश्न तैयार किए गए हैं। 30 में से आपका क्या फीडबैक है, स्कोर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है, कमेंट करना है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जो आधारित होती है शिक्षण की विधियों के सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, तो इनमें से जो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है वह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होकर होती है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, डिसलेक्सिया जो संबंधित होता है वह आपके पठन विकार से होता है। गणितीय विकार को क्या कहा जाता है? डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। ठीक है, और सभी लोग पता है विकार से संबंधित अवश्य एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसे होना चाहिए? विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा दूसरे समान बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का जो प्रबंधन होना चाहिए वह किस प्रकार से होना चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं दूसरे समान बच्चों के साथ होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या होता है? देखिए, कोई भी जो अधिगम का प्रक्रम होता है उसमें जो अभिप्रेरण होता है वह नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करेंगे? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और कक्षा 5 के अध्यापक। तो आपकी कक्षा के कुछ बच्चे हैं जो न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं। न्यून मतलब कम दिखाई देने वाले बच्चे। तो उस पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, कक्षा 5 के जो न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए, एक शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में, एवं आईडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? देखिए, श्यामपट्ट को यहाँ पे क्या दिया गया है? शिक्षण सामग्री को जिस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है वह आपका दृश्य साधन है। और एक चीज आप बता देता हूँ, चाहे दृश्य साधन से प्रश्न आए, शब्द से आए, 10 शब्द दोनों से आए एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। प्रत्येक ईयर पर ईयर में हमने देखा है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर भी देखा है। ठीक है, तो श्यामपट्ट केवल दिखाई देता है, दृश्य साधन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला के निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? प्रश्नों को हल करना, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न पूछना या उपरोक्त सभी? तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षण कुशलता से जो हमारा संबंधित हो जाता है, प्रश्नों को हल करना भी होता है, श्यामपट्ट पर लिखना भी है और प्रश्न पूछना भी है। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? सभी को कमेंट कीजिए। अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं मतलब लगातार प्रश्न पूछ, लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित। और जहां भी प्रोत्साहित शब्द आए, ठीक है,
प्रोत्साहित आपके पहले ऑप्शन पे भी दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन पे दिया गया है, लेकिन लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रश्न आपका प्रश्न पूछने वाला प्रश्न दिया गया है। ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। सभी जानते हैं, लगभग प्रत्येक प्रैक्टिस सेट क्लास में हमने चर्चा की है, बात की है डिटेल के साथ। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति के जो प्रतिपादन है आपके फ्रोबेल है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। आप एक शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिका है, कोई भी अभिभावक, बच्चे के माता पिता, बालक के माता पिता आपसे विद्यालय मिलने के लिए कभी नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सभी कमेंट कीजिएगा, आपको स्वयं उनसे मिलने जाना चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है। देखिए, बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की जो मान्यता होती है वह बचपन, वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि होती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण होने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। क्या अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डायरेक्टली हम क्वेश्चन टू आंसर की बात करेंगे क्योंकि प्रश्न लंबा है, ऑप्शन लंबे हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को जो अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है वह परामर्श यह दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो छात्रों को अभ्यास कराना ये भी आपके पॉजिटिव ऑप्शंस बन जाता है, पॉजिटिव की लाइन बन जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक ऑप्शन को पढ़कर पॉजिटिव आपको देखना है। प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो ऑप्शन भी वैसे हमें देखना है। असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करता है। असंगठित घर से मतलब घर में कोई संगठन नहीं है, उस परिवार से, उस फैमिली से बच्चा जो सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करता है वह स्वतंत्र अध्ययन में ही करता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे। अगर आप यदि देख रहे हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आपको क्या करना चाहिए। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो अनुप्रेरित करना ये भी आपका पॉजिटिव लाइन बन जाता है, शब्द बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको खोजना है, कम समय में खोजना है, अत्यधिक प्रश्न करना है। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। अक्सर ऐसा होता है आपके साथ। तो अगर कुछ बालक बालिकाएं, शिक्षार्थी, विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, ध्यान में नहीं है, तो आप क्या करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप उन्हें क्या करेंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। रुचि तथा उनकी रुचि बताएं या आप अपने अनुसार विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएं जिससे बच्चे का ध्यान लगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं प्राइमरी लेवल में, प्राथमिक में खेल विधि द्वारा पढ़ाई जाती है। खेल विधि प्रचलित भी है, चाहे किंडरगार्टन विधि की बात करें। अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है क्या कहा जाता है। औपचारिक अवस्था, संवेदन प्रणोद अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। कल के हमने देखे सीडीपी बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान के 100 प्रश्नों की क्लास की है। अगर 100 प्रश्नों को आपने वीडियो नहीं देखा, इंड स्क्रीन पर दे दिया जाएगा। वो मैराथन वीडियो था जो आपकी कंप्लीट सीडीपी कर देता है, पेडागोजी सिद्धांतों कर देता है, तो अवश्य देखिएगा। बाकी प्रश्न है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। देखिए, तार्किक रूप से क्या कर रहा बचना शुरू कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मूव किया होगा। अगर तार्किक रूप सोचने में बच्चा परिपक्व हो जाता है, सोचने लगता है, तो फिर आपका औपचारिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे शुरू कर रहा है, इसलिए मूल सक्रियात्मक अवस्था, सांस लेके गिरावस्था की अवस्था अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जी। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है किसके द्वारा। तो अभी हमने जिसका जिक्र किया, बात करेंगे जीन पियाजे जी। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को जो पहचाना गया था वो आपके जीन पियाजे जी के द्वारा पहचाना गया था। अगला है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो अल्पवयस्क जो अल्पवयस्क होते हैं, यानी वयस्कता की सीढ़ी पर कदम रख देते हैं, तो अल्पवयस्क या कहते हैं अभी कच्चा कह सकते हैं। जैसे जब खाना भोजन पकता है, कह देते हैं अभी थोड़ा कच्चा है,
उसी प्रकार से यह अल्पवयस्क की बात करेंगे तो अधिगम में अभिभावकों की जो भूमिका होनी चाहिए वह अग्र सक्रिय में होनी चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो सभी लोग जानते हैं वह विद्यालय एवं कक्षा ही हो सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण निरस्तता की बात करेंगे। तो किसको अनुप्रेरित शिक्षण के लिए संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, वह होता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना इसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित होगा। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए आपके लिए क्या उचित होगा। चर्चा करना, श्याम पट का प्रयोग करना, कहानी या प्रश्न पूछना। देखिए, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की रुचि होता है प्रश्न पूछना। क्या होता है, जब विद्यार्थी प्रश्न पूछते तो उत्तर देने की चेष्टा करते हैं, कोई ना कोई विद्यार्थी उत्तर देगा, अगर नहीं देते तो फिर आप देते हैं एक कहानी के माध्यम से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कक्षा में अगर रुचि बनाए रखना है तो कहानी तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रश्न पूछना इससे और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जो बच्चों के दैनिक क्रियाएं करते हैं या उन दैनिक क्रियाओं में देखते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है। विद्यालय में वो घर पे क्यों नहीं खेल सकते या अदर कहीं नहीं खेल सकते। देखिए, विद्यार्थी बालक को विद्यालय में खेलना इसलिए उचित होता है क्योंकि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करता है। साथ पढ़ते हैं, साथ खेलेंगे, ठीक है तो ये क्या होता है, सहयोग एवं संतुलन का विकास करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार एक साधन होता है, किसका साधन होता है, औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। तो आप सभी लोग जानते हैं परिवार एक जो साधन कहलाता है वह आपके अनौपचारिक शिक्षा का साधन कहलाता है। औपचारिक, अनौपचारिक, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, तो चैप्टर को अवश्य क्लियर कर लीजिएगा। अगला है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अनुशासन के अनुभूत को विकसित कर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, आदर्श रूप में बर्ताव कर या उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। तो एक शिक्षक शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, वह आदर्श रूप में बर्ताव करके विकसित कर सकता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। कक्षा में समयानुवर्ती होना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। कोई भी प्रॉब्लम से अगर उसको दूर कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कार्य। जो भी प्रश्न है बालक के, विद्यार्थी के, शिक्षार्थी के, उनको दूर करना, उनके जवाब देना, आंसर देना, उनको समझाना। अगला प्रश्न है, आप एक अतिसक्रिय बालक को कैसे सही दिशा देंगे। प्रश्न हमारा कह रहा है आप बालक कैसा है, अतिसक्रिय बालक है। तो कहेंगे कि अतिसक्रिय बालक है तो प्रतिभाशाली बालक होगा। ठीक है, तो ऐसे बालक में कैसे सही दिशा में लाएंगे। उसे कक्षा में कोने पे बैठाने की जगह निर्धारित करें, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे, उसे श्यामपट्ट की आदि साफ करने का काम देंगे। अति सक्रिय मतलब सभी लोग देखते हैं बालक कुछ न कुछ क्रियाएं करता रहता है, या बालक कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा या कुछ करता रहता है, क्रिएटिविटी करता रहता है। तो इस प्रकार को अति सक्रिय बालक की बात करें, पढ़ाई में भी अति सक्रिय हो सकता है, किसी प्रकार से भी अति सक्रिय हो सकता है, यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, अति सक्रिय बालक दिया गया है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं कि जो दिशा मिलाएंगे तो उपरोक्त फोर्थ ऑप्शन कर लेंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पृथक पृथक जो समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः जो आधारित होती है वो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे।
आपको क्या करना चाहिए, सभी कमेंट कीजिएगा। एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में आपका जो फीडबैक होगा, आप जो करेंगे कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे कि मंदबुद्धि बालकों को, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, वह तकनीक आपको सीखना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करते हैं, इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करते हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है? ये टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। तो एक शिक्षक, अध्यापक अध्यापिका को साधन संपन्न होने का तात्पर्य यही होता है कि उनको अपने शिक्षार्थियों विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। साधन संपन्न, एक शिक्षक का साधन क्या हो सकता है? ज्ञान ही हो सकता है। तो पर्याप्त ज्ञान होना यह साधन कहला जाएगा। साधन संपन्न होना चाहिए मतलब पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है? कक्षा शिक्षण में, व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में या उपरोक्त सभी में? सभी कमेंट कीजिएगा। बच्चों में संवेगात्मक संयोजन जो प्रभावी होता है, किसमें होता है? यह प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, टॉप 30 में से इस प्रैक्टिस पेपर में आपने कितने स्कोर प्राप्त किया, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।